नमस्कार। सिटी हॉल में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिटी हॉल में आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते भारत के इस दौर में खड़े युवा की कहानी पर। ये वो दौर है जब भारत का जो रुपया है वो 70 के करीब पहुंचने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश के युवाओं में महंगी कारों को खरीदने का एक शौक भी बढ़ रहा है। भारत में रुपए की गिरने की स्थिति को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या हम भारत और इंडिया के बीच में एक बड़ी खाई को देख रहे हैं। इसी विषय पर आज का सिटी हॉल कर रहे हैं कि कहां भारत का युवा खड़ा है और कहां आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति जा रही है। और इस विषय पर हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं लगभग 13 वर्षों से दुबई में रह रहे छतरपुर में के मूल निवासी और एक बहुत अहम बात उनके बारे में ये कि शहर के क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज के पहले स्टूडेंट फैजल खान साहब जो दुबई से हाल ही में छतरपुर आए हैं। इस डिबेट में हम उन्हें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा छतरपुर के युवा और जाने माने चिंतक समीर गोस्वामी जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी शिवेंद्र शुक्ला जी जो कि खुद एक पत्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं और बहुत कुछ हैं। तो इस बहस के जरिए एंकर होने के नाते आप बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे पाते, तो इस बहस के जरिए उनका भी ज्ञान हम जो है वो ले पाएंगे। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में मैं एक छोटी सी बात ये आपको बताना चाहूंगा कि इस समय देश की नौजवान पीढ़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो ट्विटर और फेसबुक पर मौजूद उसी नौजवान पीढ़ी के भरोसे पर देख रहे हैं। क्या वो नौजवान पीढ़ी आने वाले दिनों में भारत का भविष्य बन पाएगी? सिटी हॉल में ये चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले समीर गोस्वामी से जानेंगे क्योंकि वो काफी एक्टिव रहते हैं फेसबुक और ट्विटर पे। उस नौजवान पीढ़ी का जो आप देखते हैं फेसबुक और ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहती है, क्या वो इस स्थिति में क्या सोच रही है कि देश का रुपया जो है वो कहां जा रहा है और देश की एक अस्थिर राजनीति है, क्या सोच होगी ऐसे में उस युवा की? देखिए अंकुर, अगर देश की नौजवान पीढ़ी की बात करें तो नौजवान पीढ़ी में दो पीढ़ियां हैं। एक वो पीढ़ी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे देश से कोई मतलब नहीं है, ना ही रुपए से मतलब है। उसे सिर्फ अपने से मतलब है। उसे मतलब कब होता है देश से? जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि उसको जो घर से पैसा मिल रहा है वो उसकी जेब खर्च में कटौती करता है जी। ठीक है। एक नौजवान वो है जो नौकरी पेशा कर रहा है, नौकरी पेशा है, वो कुछ देश के बारे में सोचता है लेकिन स्वार्थी होकर सोचता है। ठीक है। तो एक बिल्कुल बेरोजगार है जो कुछ करना नहीं चाहता। कई ऐसे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते या बेरोजगार है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि हमें रोजगार मिल जाए, हमारा किसी तरीके से इनकम शुरू हो जाए, बस। एक वो है जो नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन देश से मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कहीं पूरी नहीं हो रही है। तो ये दो लोग हैं, बेरोजगार और रोजगार। उसकी मनः स्थिति क्या है वर्तमान हालातों में? उसकी मनः स्थिति जानना चाह रहा हूं मैं, क्या है संदर्भ? जी, किसी भी संदर्भ में ले लें, देश में जो भी चल रहा है इस समय, उस संदर्भ में वो क्या सोचता है? सुबह घर से निकलते वक्त क्या उसके जहन में होता है? कुछ नहीं होता, उसके जहन में कुछ नहीं होता है। वो सुबह का अखबार पढ़ता है चाय के साथ, अच्छा ये घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद फेसबुक ट्विटर पे अपनी भड़ास निकाल लेता है, थोड़ा अच्छे थोड़े बुरे कमेंट कर लेता है, उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाता है। उसके बाद उसको नौकरी करनी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, चाहे धंधा करना हो चाहे नौकरी करना हो, आज का युवा हो चाहे कोई भी हो, वयस्क भी हो, तो भी वो सुबह से शाम तक इतना व्यस्त है कि अगर वो 1 मिनट भी किसी चीज के लिए निकालता है तो वो उसकी कमाई में से वो 1 मिनट चाहता है जी। तो उसको सोचने का उतना वक्त नहीं है, और जिसके पास सोचने का वक्त है वो सोच नहीं रहा है। तो आज की तारीख में युवा लगभग खाली है। इसके बावजूद जितना वो सोचता है उसमें अगर बात करें तो युवा आज की डेट में, आज की तारीख में सिर्फ देश से रिवेंज ही रख रहा है, सिंपैथी कहीं नहीं है। कारण बहुत है उसके। डॉलर की प्राइस, जैसे अभी आपने कही कि डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है ना, 70 के करीब पहुंचने की स्थिति में। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, आप ओढ़ने पहनने के उनके कपड़े की स्थिति देख लो तो वो बढ़ रही है, रेट वो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। तो उसमें सिर्फ अगर वो सोच रहा है तो वो सिर्फ ये सोच रहा है कि सिर्फ हमारा पैसा अननेसेसरी बाहर जा रहा है,
जितना वो कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्चे हैं, तो देश से उसका रिवेंज है। पहली चीज वो सोच सिर्फ ये रहा है कि किसी तरीके से ये देश कैसे भी सुधर जाए, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि वो देश को सुधारने में कैसे अपनी भागीदारी करे। ये जो चीज जी फैजल जी, थोड़ा सा ये जो जवाब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, थोड़ा सा निराशाजनक जवाब है। हो सकता है वास्तविक हो, लेकिन निराशाजनक जवाब है। आप काफी सालों से बाहर हैं। जब 13 साल पहले आप छतरपुर जैसे शहर को छोड़ के गए थे, आज लौटे हैं, क्या पाते हैं? क्या वाकई इस निराश युवा ने कुछ करके दिखाया है, या फिर हमें सिर्फ इस पूरे देश के युवाओं को इसी निराशाजनक चश्मे से देखना चाहिए कि वो खाली दिमाग है और सिर्फ परेशान है, रिवेंज की पोजीशन में है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि युवाओं की अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क आया है जी। लेकिन इस बात पर चर्चा करने से पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि युवा की दो कैटेगरीज हैं, एक एज के हिसाब से और एक उसके रहन सहन के हिसाब से कि वो शहरी युवा है या ग्रामीण युवा है। जी। अगर आप एज के कैटेगराइजेशन से देखें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक एक एज ग्रुप है जी। और 26 साल से लेकर 55 साल तक एक ग्रुप है। 55 साल मैंने इसलिए कहा कि राजनीति में 55 साल का भी युवा माना जाता है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको युवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, हम लोग 40 लगभग क्रॉस कर चुके हैं और आज हमको जो है युवा कहने को कोई तैयार नहीं है। नहीं, मैं युवा ही कहता हूं। तो एक तो ये कैटेगराइजेशन हुआ, तो इसमें सोच में 18 से 26 और 26 से लेकर 55 इन दो युवाओं की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा कैटेगराइजेशन है शहर का युवा और गांव का युवा। हम युवा को एक चश्मे से नहीं देख सकते। शहर के युवाओं की अलग प्रायोरिटीज है, अलग लाइफ स्टाइल है, अलग सोच है। ग्रामीण युवा जो है उसकी अलग लाइफ स्टाइल है, अलग सोच है। गांव का जो युवा है वो सुबह निकलता है खेत पे मजदूरी करने, उसको शाम की रोटी की चिंता होती है और बहुत फोकस्ड है वो अपने काम में। ठीक है, उसको सिर्फ ये दिखता है कि शाम को हमारे घर में रोटी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है, किस टीवी चैनल पे किसने क्या कहा, किस नेता ने क्या, किस चीजों से कोई मतलब नहीं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्रामीण युवा है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है अगर आप ओवरऑल युवा को देखते हैं। जहां तक शहरी युवा की बात है, समीर भाई ने बहुत सही बात कही कि शहरी युवा जरूर जिस लेवल पे उसको होना चाहिए था आज वो नहीं है। और मैं मानता हूं कि इसका दोष सिर्फ युवा को देना सही नहीं, पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जिस दिशा में समाज जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, जो युवा भी ऑब्वियसली उसको फॉलो करेगा। युवा का वक्त ज्यादातर अनप्रोडक्टिव कामों में ज्यादा व्यस्त रहता है वो। अगर आप किसी युवा को देखें तो सुबह शाम तक आपको व्यस्त ही दिखेगा वो किसी न किसी काम में। या तो मोटरसाइकिल उठा के घूमता नजर आएगा, या कहीं बैठा नजर आएगा, या कंप्यूटर पर बैठा नजर आएगा, फेसबुक खोले नजर आएगा, ट्विटर पे रहेगा, वो टीवी चैनल्स देखेगा। उसकी अपनी सोच डेवलप नहीं होगी। सुबह का अखबार पढ़ेगा, न्यूज देखेगा, फेसबुक पे जो कमेंट्स आएंगे उन सबको पढ़ के वो एक अपनी सोच बना लेगा। और जब भी आम आदमी किसी दूसरे युवा से डिस्कशन होगा उसका, तो उसी का निचोड़ वो बता देगा। उसकी अपनी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता उस सोच में। तो मेरा मानना है कि युवा की जो एक स्टडी पहले होती थी, युवा पढ़ते थे, एक प्रोडक्टिव काम करते थे, वो उस चीज की बहुत बड़ी कमी युवा में है। लेकिन मैं इसमें आशा की किरण ये देखता हूँ कि युवा का पार्टिसिपेशन हर दिशा में बहुत बड़ा है। पहले बहुत लिमिटेड फील्ड थी जहां युवा आगे आते थे, उनको बोला जाता था नहीं तुम अभी यंग हो, पीछे रहो। पॉलिटिक्स में भी हर पार्टी में जिसमें भी देखें युवा काफी चेहरे हैं जो कि सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी, प्रादेशिक स्तर पे भी, लोकल लेवल पे भी आप देखेंगे युवा चेहरे अब सामने आ रहे हैं जो कि देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस में भी देखें, जो बिजनेस एम्पायर्स थे बड़े बड़े, सब सेकंड जनरेशन ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो आज सारी युवा जो है बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि युवा जो है देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस जो ग्रामीण युवा है उनकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर उन पे फोकस करना, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, एक तो वो हिस्सा है। दूसरा, शहरी युवाओं को डायरेक्शन की जरूरत है। उनकी सोच में कोई कमी नहीं है, उनको अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है समाज के लिए। जी, मिक्सअप बयान है कि दोनों तरफ काम हो रहा है। शिवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पॉलिटिक्स जो इतनी उम्मीद रख रही है ऐसे युवाओं से, क्या आपको लगता है कि इन युवाओं से इतनी उम्मीद करने लायक हैं ये कि जो ट्विटर और फेसबुक पे लगे रहते हैं, क्या ये पॉलिटिक्स में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स में एक जो महत्वपूर्ण पहलू आता है वो ये होता है अनुभव का।
युवा एक गर्म खून होता है और देश की जब हम राजनीति दिशा कुछ भी तय करते हैं, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि फेसबुक और ट्विटर पर हमने तत्काल देखा कि 65 रुपए हो गया, 66 रुपए हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और जब उसकी कोई वर्जन लिया जाता है तो बड़ा ही आक्रोशित होकर उस पर बात करता है। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे नजर नहीं है जी, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं, कच्चा है थोड़ा, हाँ, जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे नजर रखते हैं कि भाई पूरे विश्व में क्या हो रहा है और उसके बाद फिर हमारे यहाँ के हालात क्या हैं। वो अलग बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, वो इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, लेकिन तत्काल में हम ये नहीं कह सकते कि इन युवाओं के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, या ये आगे आकर इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अगर गिनती में ले लें तो कुछ ही ऐसे नाम है, नवीन जिंदल ले लें या राजेश पायलट ले लें, या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम भी बहुत अलग हट के नहीं दिख रहा। मुझे जो लग रहा है कि एक इससे ज्यादा सराहनीय काम तो प्राइवेट सेक्टर्स में हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आप हैं जरूर, और एक उसी उद्देश्य को लेकर जनता ने उनको चुना था कि वो आगे आएंगे तो एक नई दिशा देंगे। अब अगर राजनीति उसमें लाएंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का नाम भी सामने आएगा। उनको भी जब समाज और पूरा देश अगर देखता है किसी महत्वपूर्ण मसले पर तो वो पीछे हटते दिखाई देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि केवल बोलने भर का काम अभी तो युवा जो कर रहे हैं वो ये है कि बहुत विश्लेषण नहीं होता उनका, एक जल्दी त्वरित जो प्रतिक्रिया होती है उसके लिए तो बहुत जल्दी आगे आएंगे, लेकिन जब इन गंभीर मसलों पर बैठ के एक बात करनी होती है राजनीति जैसे मुद्दे पर, उसमें अभी टाइम लगेगा। मतलब उसमें अगर हम सोचें कि अगर 25, 30 या 35 वर्ष के आयु के लोग और उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, सोच भले ही है, मतलब जब ये बात आती है तो ये लगता है कि नहीं साहब मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ, लेकिन जब ये चार तरफ से आप पे प्रेशर पड़ता है, जब ऐसी जगह पे आप बैठते हैं तो वो प्रेशर को झेल पाना मुझे नहीं लगता है कि युवाओं को इतनी जल्दी या इतने आसान तरीके से वो झेल सकते हैं। समीर जी, क्या युवा राजनीति सिर्फ एक नारा है, हमारी भाषा में कहें तो टीआरपी गेन करने के लिए सिर्फ ये नारा दिया जाता है, या फिर वाकई कुछ उम्मीद नजर आती है आपको युवा पॉलिटिक्स से? अभी जैसा शिवेंद्र ने बोला कि और देख भी रहे हैं हम कि युवाओं के लिए हर कोई आकृष्ट कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी तो बहुत ज्यादा युवाओं पर निर्भर है। ये बात शिवेंद्र की बिल्कुल सही है कि एक युवा जो है उतना अनुभव उसके पास नहीं है। अनुभव बिल्कुल मायने रखता है किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, किसी भी मंत्री पद को संभालने के लिए। आप हो सकता है कि कहीं ऐसे डिसीजन ले लें जिसका आपको ज्ञान ही ना हो कि वो सतह पर जाकर के या बिल्कुल प्रैक्टिकली वो क्या निकल के आएगा, क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, उसका अनुभव आपको है नहीं। किताबें आपको शिक्षा दे सकती लेकिन अनुभव नहीं दे सकती। अनुभव आपको समय के साथ आता है। जब अनुभव समय के साथ आता है, जैसे जैसे आप अनुभव लेते चले जाएंगे वैसे वैसे बुजुर्ग होते चले जाएंगे। तो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आपके पास अनुभव होगा, जब अनुभव होगा तो आपके पास सत्ता होगी। तो ये मतलब ये हुआ कि एक बुजुर्ग के पास ही सत्ता होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आज के समय में, आज की डेट में आप देखिए युवाओं का जो आप कह रहे हैं कि नारा है, बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि युवाओं को एक लेबर की तरह यूज किया जा रहा है। उसको झंडा उठाना है, उसको रैली में दौड़ लगानी है, उसको अगर काम दे दिया गया कि पूरे के पूरे टेंट लगाना है तो रातों रात खड़े होके, क्योंकि वैसा खून लेबर के हिसाब से नहीं मिल सकता। एक बुजुर्ग जो है एक बल्ली नहीं उठा सकता, लेकिन एक युवा जो है 2 उठा सकता है। ठीक है, तो उसका यूज करना। अब आप अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी को देख लीजिए, शीर्ष पद पर कौन है? क्या कोई युवा है? राहुल गांधी है, 40 साल शीर्ष पद पर नहीं। हाँ, एक अगर कहें कि एक 4 फेस पायदान है उनका, नीचे, हाँ, एक फेस है उनका। महासचिव बहुत है, राहुल गांधी उनमें से एक है। नहीं, अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 1-2 पायदान नीचे हैं। 1-2 पायदान नीचे है ना, शीर्ष पर नहीं है। शीर्ष पर नहीं। और वैसे उपाध्यक्ष कई होते हैं, और उसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो बुजुर्गों की दिखाई देगी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी को एक उन्होंने आईना बना दिया कि हाँ युवाओं को हम देंगे 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 देंगे। कब देंगे इसका कोई समय नहीं है कि 5 साल बाद हम आपको सत्ता सौंप देंगे, सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा कि युवा ही पूरे देश की बागडोर को संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि शीर्ष पद पर जो है वो बुजुर्ग है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बुजुर्ग है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति बुजुर्ग है, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति बुजुर्ग है, हमारे यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बुजुर्ग की श्रेणी में आती है।
ठीक है ना। भाजपा के अध्यक्ष बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बुजुर्ग की श्रेणी में, कौन नहीं आता बुजुर्ग, पहले प्रधानमंत्री हमारे बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब बात ये आती है कि ड्राइव कौन करता है। नहीं, आप पूरी दोनों राजनीति बातें को। कह रहे हैं, एक तो उनके आप खुद कह रहे हैं कि उनमें क्षमताएं नहीं है, चूंकि अनुभव नहीं है, एक उम्र के साथ अनुभव आया। हाँ। फिर आप कह रहे हैं कि आप सभी पार्टियों में सिरमौर जो है वो बुजुर्ग हैं, तो भाई क्यों नहीं होंगे जब उनमें क्षमताएं नहीं है? आपके हिसाब से आप दोनों बातें ठीक कह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो उसमें आज लेकिन युवा में जो एक चीज होती है अनुभव, ठीक है ना, अनुभव है गलत होगा, ठीक है ना, लेकिन युवाओं में उतनी ताकत है कि वो जिस काम को एक अनुभव वाला व्यक्ति एक बार कर सकता है, युवा जो है एक मकान अगर एक अनुभव वाला व्यक्ति एक बार बना सकता है तो युवा 4 बार तोड़ के फिर 4 बार बना सकता है। उसमें इतनी ताकत होती है, और 4 बार नहीं, उसको 2 बार ही तोड़ना पड़ेगा, 6 महीने वो मकान तैयार कर लेगा। एक अनुभव वाला व्यक्ति 2 साल में मकान तैयार करेगा, फिर भी प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जोश है, जज्बा है, और उसको कर गुजरने की एक मंशा भी है, और कुछ सोच भी है उसकी सोच जंग नहीं लगी अभी सोच में। आप ये सोचिए, अभी वो निखर रही है, और निखरते वक्त अगर हम उस युवा को अभी आज बागडोर दे देते हैं तो जो अनुभव उसको अगले 20-25 सालों में होना है, हो सकता है 2 सालों में हो जाएगा अनुभव, उसके बाद तीसरे साल तो वो सही करेगा, बजाय इसके कि 25 साल बाद, और तीसरे साल जब वो दौड़ लगाएगा तो बहुत तेजी से दौड़ लगाएगा। लेकिन बात यह है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि शीर्ष पदों पर बुजुर्ग है, इसलिए वो अपना सत्ता का हस्तांतरण नहीं होने देना चाहते। जी, फैजल भाई से मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सवाल करूंगा, पहले शिवेंद्र से एक मोहल्ले वाला सवाल कर लो। ये जो मैं कह रहे हैं, समीर जी ने कहा कि अभी जिन युवाओं से हम उम्मीद कर रहे हैं उनको जो है एक मकान वो 4 बार तोड़ के भी बनाएंगे, लेकिन बना लेंगे। क्या समाज इस स्थिति में है कि वो ऐसे युवाओं पर रिस्क ले सकता है? एक सोशल पर्सन होने के नाते आप बताइए, अगर आने वाले दिनों में विधानसभा की चुनाव है, युवा चेहरे, युवा राजनीति के नारे जोर शोर से लगेंगे, क्या समाज इस स्थिति में है कि आप वो रिस्क ले सकता है? पहली चीज तो यहाँ से शुरू करूंगा कि अभी जैसा कि समीर भाई ने कहा है कि उनको अगर हम 2 साल का मौका देते हैं तो वो तैयार हो जाएंगे। ये जो बुजुर्ग हैं उनको भी आए तो इसी तरीके से है ना, क्रम तो यही रहा है। बुजुर्गों को भी ये जो पहले युवा थे तो उनको कहीं ना कहीं से इस तरीके से, देखिए, मौका अलग से कभी नहीं दिया जाएगा कि अब आपको तत्काल ये है आगे आने वाले 2 साल, और उन 2 सालों में आपको जैसा करना है आप तो किसी भी तरीके से अनुभव जुटाएं और हम एक तरफ खड़े हैं, ये तो कभी संभव हो नहीं सकता। वो एक ये प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत जैसे काम होते हैं वैसे होते रहेंगे। देखिए, एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और ये बदलाव तमाम, चाहे वो पॉलिटिकल नहीं, क्या सोसाइटी उस पॉइंट पर है कि वो इस बदलाव के लिए रिस्क ले सकती है? नहीं, सोसाइटी आज जोशीले नौजवानों बिल्कुल नहीं से सोसाइटी जो जंतर मंतर पर जाते हैं, कोका कोला पीते हैं, 2 महीने हंगामा करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। देखिए, आज से 20 साल पहले की बात अगर करते हैं तो अलग बात था, आज का बिल्कुल माहौल टोटल बदला हुआ है, और आज का युवा जो है वो एग्रेसिव ज्यादा है। हर चीज में आप तत्काल तो उससे त्वरित तो कुछ भी करा सकते हैं, झंडे उठाने की बात हो या फिर आप जंतर मंतर पर बिठाने की बात करें, आप एक हल्की सी चिंगारी फेंकिए, बिल्कुल आग लग जाएगी। लेकिन ये आग जो है वो दावानल कभी नहीं बनती, बड़े रूप में कभी नहीं आती। आप 4 दिन बिठा लीजिए, 5वें दिन वो उब जाएगा। आप अनशन करने बिठा दीजिए, 5वें दिन उसको कोका कोला अगर नहीं मिला, बर्गर नहीं मिला, तो समस्या है। नहीं, समाज जो है इसमें उसकी क्योंकि पॉकेट खाली है। नहीं, बर्गर क्यों नहीं मिला, कोका कोला, उसमें उसकी पॉकेट खाली। भाई पॉकेट, आप ये बताइए, क्या आप देश के लिए 4 दिन तक भूखे नहीं रह सकते? अगर इतना आप में वो 4 दिन नहीं, 40 दिन तक लिए भूखे रहता है, लेकिन मरणासन स्थिति में कोई भी युवा 4 बल्लियां जब नहीं उठाएगा तो फिर उसके अंदर शक्ति नहीं, शक्ति अगर उसकी पॉकेट भी खाली खाली तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की कमजोरी भी ये बयां करती है। भाई आप जो देश में बहुत सारे युवाओं ने खुद बहुत कुछ किया है। देखिए, वही चीज है, आप अगर देश को सोचने की बात कर रहे हैं कि अब देश की जो अपनी पॉकेट के लिए नहीं कमा सकते, नहीं, क्यों, आपके पेट तो भरना चाहिए। आपने कहा कि बर्गर और उसको वो नहीं मिला तो वो वहां से उठ के कम से कम कहीं तो जाए। तो देश का भी नहीं सुधर सकता अगर हम उस दिशा में जाएं। जब हमारे क्रांतिकारियों ने, अगर हम शहीद भगत सिंह की बात करें, अगर भाई तुलना तो फिर कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगी ना। तुलना ऐसा तो नहीं है कि भूखे रह के उन्होंने भूखे रह के युद्ध नहीं किया। उदाहरण है, वहां साहब नहीं जंगलों में रहे हैं, मार खाई है, और नहीं देखिए मेरा सवाल, अगर आपका मुहावरा है, भूखे रहने का मुहावरा है तो भूखे रहने का मतलब बर्गर से नहीं है। भूखे रहना, आप बर्गर को भूखे रहने तक ले जा रहे हैं। मेरा ये है कि उनकी एक, अरे साहब ये तो सब फालतू की चीजें हैं। सोर्स ऑफ इनकम, इसमें से इनकम नहीं दिखाई दे रहा। आपका कहने का तात्पर्य वो अलग चीज है। बर्गर का मेरा कहने का मतलब ये था कि वो
इस चीज पर इतनी बुरी तरीके से जगड़ चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं कि अगर 4 दिन बाद इन चीजों की तरफ उनको नहीं लौटाया जाएगा तो उन्हें ये सारी चीजें फालतू लगेंगी और ऐसे में समाज उन पे रिस्क नहीं ले सकता। मेरा ये कहना है कि समाज उन पे रिस्क नहीं ले सकता, नहीं लेने की स्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के रिस्क की बात है। जंतर मंतर का अगर मूवमेंट इतना सफल हुआ है तो वो युवाओं के कारण हुआ है। लेकिन अगर नहीं, आप इस चीज को मानिए कि संसद हिला दी, लेकिन संसद में वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने उनको ऐसा तोड़ा है, ऐसा तोड़ा है अपनी, क्योंकि उनके पास शासन की शक्ति है, उनको तोड़ दिया। आज हम कहीं पर एक युवा को इकट्ठा कर लीजिए एक मूवमेंट के लिए, लेकिन अगर वो शासन के अगेंस्ट होगा तो वो तोड़ दिया जाएगा। जिसके पास पावर होगा वो तोड़ देगा। जी एक बात मैं कह रहा हूँ ना, ये टूट के घर बैठ गया ना अंग्रेजों के जमाने में, जब घर नहीं बैठ गया ना, ये कहा ज्वाला अभी भी प्रज्वलित हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में जिनके में कहा जाता था कि उनके राज में सूरज कभी डूबता नहीं है, अगर उनको युवाओं ने खदेड़ दिया तो आप ये सरकार की बात 100 साल लग गए ना। नहीं 100 साल की बात नहीं है, 100 साल एक अलग मुद्दा है। 60 साल हुए। अगर हम 100 साल 50 साल और देने लगे तो फिर बेचारे ये युवा फिर बुजुर्ग हो जाएंगे। जी हाँ। चलिए एक बड़ा सवाल करते हैं। फैजल खान चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, जो 10-12 सालों से दुबई में हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं। छतरपुर को जहां छोड़ के गए थे, वो पहला सवाल हालांकि था वो कहीं लफाजी में गुम हो गया, छतरपुर को जहां छोड़ के गए थे आज लौटे हैं, तो कैसा लगता है छतरपुर और कितना फर्क आप देखते हैं विदेशी युवाओं में और भारत के युवाओं में, उनकी सोच में? रंग भेद की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी बात पे आने से पहले जो बर्गर की बात उठी उस पर थोड़ा सा एक कमेंट कर दूं। जी। कि बर्गर लफ्ज जो है ये शायद इंडिया में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो यंग एज है उसको बर्गर एज कहा जाता है। और खासतौर पे जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए जिसमें इमरान खान के सपोर्टर्स बहुत से यंग थे, तो अपोजिशन पार्टीज उनका मजाक जो है बर्गर एज के लोग कहकर उनको उड़ाए करते। तो ये रेफरेंस आया तो मैंने बिल्कुल। जहां तक आपका सवाल है, 13 साल मुझे छतरपुर छोड़े हो गए हैं और मैंने बहुत तब्दीली देखी है यहाँ पे। डेवलपमेंट के अलावा जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, और मेरी सोच के हिसाब से तो मैं आज ही एक रेलवे लाइन देखने गया था जो यहाँ नहीं पड़ी है। बचपन में सोचा करता था कि मतलब मजाक में हम लोग कहते थे कि शायद हम लोग बुढ़े हो जाएं तो लकड़ी लेके ट्रेन पे चढ़ना उतरना होगा, लेकिन अब ये वास्तविकता लगती है और मेरे अंदाज से 1-2 साल में रेलवे लाइन यहाँ पे आ जाएगी और बाकी काम भी हो सकते हैं। लेकिन युवाओं की जहां तक सोच की बात है, देखिए आज का युवा हाईटेक हो गया है, दुनिया उसके हाथ में है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, हम लोगों को जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो या तो बड़े बुजुर्गों से, प्रोफेसर से, टीचर्स के पास जाते थे या लाइब्रेरी जाते थे उसको खोजने के लिए। आज गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप टाइप कीजिए आपके हाथ में इंफॉर्मेशन है। तो युवाओं का एक्सेस जो इंफॉर्मेशन की तरफ है वो काफी बड़ा है। ठीक है, मैं देखता हूँ छतरपुर के युवा हर जगह बड़े कामयाब हैं। हमारे साथ में जो बचपन में बच्चे पढ़ते थे, लड़के जो पढ़ते थे, वो कोई मलेशिया में प्रोफेसर है, तो कोई इंग्लैंड में है, कोई कहीं होते, देख के बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के लोगों ने भी बहुत आम वातावरण से निकले हुए, छोटे छोटे मोहल्लों से निकले हुए लोग और बहुत साधारण परिवेश में जिनका जन्म हुआ और जिनकी पैदाइश हुई और जो उन्होंने अपना जीवन गुजारा, लेकिन आज वो सफल मकाम पे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी जो अपना काम लोग कर रहे हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में काफी तरक्की की है। मेरे अपने मित्र जो हैं हर फील्ड में यहाँ पे सब आगे हैं। तो आज जब मैं नजर डालता हूँ कि छतरपुर की टॉप 10 या 15 इंडस्ट्रीज में, तो मुझे उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत 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 नजर आती है और ये बहुत खुशी का एहसास देती है कि युवा यहाँ भागीदार हो रहा है। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आपने उम्मीद की बात की कि युवा से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और फर्क क्या है? एक फॉरेनर जो देखिए फर्क बहुत है, फॉरेन अप्रोच में और यहाँ के अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। फॉरेन में जहां तक मैंने देखा, जहां तक मैं अरब देशों की बात करता हूँ, अरब देशों में युवाओं पे जिम्मेदारी देने में हिचकते नहीं। जैसे वहां तो डायनेस्टी सिस्टम है, जैसे राजा अपनी जब सत्ता छोड़ता है तो वो कितना भी यंग उसका लड़का हो उसको सत्ता हस्तांतरित कर देता है और वो डिलीवर भी करता है, उसके ऊपर विश्वास दिखाते हैं। ठीक है, आप जब युवा को पर विश्वास दिखाएंगे, वो गलती करेगा, 1 गलती करेगा, 2 गलती करेगा, लेकिन अनुभव के साथ सीखेगा और सीखने से वो एक मौका ऐसा आएगा जब वो डिलीवर करना शुरू करेगा। बुजुर्गों का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। ठीक है, आप युवा को छोड़ नहीं सकते कि सारा सत्ता दे दी, छोड़ दिया आपने। ठीक है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहीं पर इंडिया में भी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो सबने कहा था अनुभव ही प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया अपने कार्यकाल में और उसका लोहा
विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि उनका जो कार्यकाल रहा अच्छा रहा, काफी दूसरे लोगों से बहुत बेहतर रहा कार्यकाल, काफी क्रांतिकारी उन्होंने स्टेप्स उठाए जी। तो मैं एक ये बहुत बड़ा फर्क देखता हूं कि वहां जिम्मेदारी देने में हिचकते नहीं है और युवा डिलीवर करता है। ठीक है। दूसरा, युवा सिंसियर बहुत है मुझे जो नजर आता है, खासतौर पर अरब देशों में। मेरा युवा से मतलब 18 से 25 साल की उम्र का, 40 से 40-45 ये उम्र, ये आपकी और समीर भाई सबकी एज जी ऑलमोस्ट जैसे हम लोग सिंसियर नजर आते हैं ऑलमोस्ट उसी तरह से सिंसियरिटी उनमें भी नजर आती है। तो इस चीज का जो है बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर आता है यहाँ पे। तीसरा चीज जो है यहाँ पे जो मुझे नजर आता है कि नारा जो है, जैसा कि आपने कहा कि यूथ का नारा देते हैं, इसे करते हैं, ये जो है ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होता है, बहकाने वाला युवा जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। बिल्कुल। ठीक है। तो हर पार्टी चाहती है कि युवा हमारे पाले में आए और हमारा उसको वोट मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो भी पॉलिसीज युवाओं के लिए बनती हैं वो प्रोडक्टिव पॉलिसीज नहीं है। हमको ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो युवा के काम आए, उसके जीवन में काम आए, उसकी सोच में तब्दीली लाए और समाज के लिए एक वो स्तंभ का काम करे। तो इस चीज की मुझे जो है वो कमी नजर आती है। एक चीज जो आपके जवाब से निकल के आई कि बहुत सारे युवा, आपके दोस्त या यहाँ के जो शहर के रहने वाले लोग थे, बहुत सारे युवा बाहर काम कर रहे हैं, आप खुद बाहर कर रहे हैं। आपको क्या लगा कि भारत में वो संभावनाएं आपको नजर नहीं आई? क्या इसलिए छोड़ के गए थे देश, या फिर बहुत सारे आज ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ रही है जो अपना जो करियर है वो विदेशों में देख रहे हैं? क्या उनकी सोच के पीछे हमारी खुद की देश की सिस्टम की कमजोरी आप देखते हैं? देखिए, इसका उदाहरण अगर हम देख कि जो ग्रामीण युवा का पलायन शहरों की ओर हो रहा है, ठीक है, वैसे ही शहरी युवा का पलायन जो है बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं लेकिन काफी हद तक हो रहा है विदेशों में। तो जो चीज वहां लागू हो रही है वही चीज यहाँ लागू हो रही है। बेहतर जिंदगी के लिए आदमी गांवों से जो है उठ के शहर की तरफ आता है, उसके लिए रिसोर्सेज की कमी है वहां पे। अगर वो कुछ करना चाहता है तो वहां उसके लिए रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है। खेती करना चाहता है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो खेती को छोड़ देता है, शहर में मजदूरी करता है या कुछ भी करने के लिए आता है। तो जिस तरह का पलायन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में हो रहा है, वही चीज थोड़े ब्रॉडर वे में जो है देश छोड़ के जो विदेश जाते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर लाइवलीहुड के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ये 2-3 मेन रीजन है। वरना घर छोड़ना किसको अच्छा लगता है? घर में सब साथ में रहें, परिवार के साथ रहे, ये सबकी प्रायोरिटी होती है। बेहतर जिंदगी के लिए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा गांव छोड़ रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता फिर जब सब छोड़ छाड़ के जा ही रहे हैं तो फिर ये देश किसके भरोसे रहे? आप नारा लगा रहे हैं युवाओं की तरक्की का कि वो आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर ऐसे लोग जब भाग रहे हैं, पलायन जिसे हम कहें, पलायन कर रहे हैं, तो फिर किससे उम्मीद की जाए? वही बूढ़े बुजुर्ग हमारे नेता बचे फिर तो? ये बहुत बड़ी विसंगति है कि एक बात और उसमें आपको ध्यान में रखनी होगी कि रिसोर्सेज की कमी है, संसाधन ही नहीं है तो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें मतलब कुछ युवाओं का दोष है और कुछ जो सत्ता परासीन है उन लोगों का दोष है जी। 2.5 हो गए। हाँ, मतलब और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सत्ता के लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को या अच्छी पॉलिसीज को बना नहीं पा रहे हैं, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वैसी सोच उनके पास ना हो। एक युवा जो एक बहुत अच्छी सोच के साथ यहाँ पर पढ़ाई करता है, बढ़ता है और उसका लगता है कि ब्रेन बहुत अच्छा है, उसको एक विदेश में अच्छा ऑफर मिलता है, वो वहां चला जाता है। भारत की ये स्थिति नहीं है कि भारत उसको उतना पैसा दे सके जितना उसका दिमाग है, जितना उस दिमाग की वैल्यू है। ठीक है ना? एक चीज ये है। दूसरी चीज है, जब वो सोच नहीं है तो उसको वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहाँ पर लगा नहीं पाता, उससे वो प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाता। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाता तो वो युवा यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए हम चले जाते हैं, और हम चले जाते हैं इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं। कहीं पर एक किसी को अपना पूरा का पूरा स्वार्थ अलग करके उस पर सोचना पड़ेगा, या तो सत्ता को कि ठीक है हमारा पैसा नहीं है लेकिन हम किसी न किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम अपने युवा को यहाँ रोक के रखेंगे, उसको यहाँ के काम में लगाएंगे, देश के डेवलपमेंट के काम में लगाएंगे। एक बार ये
चक्र चल गया तो फिर युवा भी रुक जाएगा और देश का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। या युवा को ये छोड़ना पड़ेगा कि अगर हमें यहाँ पर 10 पैसे कम मिल रहे हैं तो ठीक है, हमारा देश है और हम यहीं पर काम करेंगे। हैं बहुत चुनिंदा लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, उसकी खुद की लायबिलिटीज है, उसके साथ के लोग हैं जो कहीं रहकर बेहतर जिंदगी, तो एक व्यक्ति विशेष का जो अपने मित्रों से कंपटीशन होता है, उनके लाइवलीहुड से कंपटीशन होता है, तो फिर वो अपने को जब नीचे के पायदान पे पाता है, जब उसके बच्चे आएंगे और वो बहुत ऊपर दिखाई देंगे, उसका बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और मेरा जो है सागर यूनिवर्सिटी में, तो फिर लगता है कि नहीं, करके कहीं ऐसी हायर सैलरी पर ज्वाइन कर लेना चाहिए था ताकि मेरे बच्चे को भी एजुकेशन। तो जब उसके बच्चे की फ्यूचर की बात आती है, उसके खुद के लाइवलीहुड की बात आती है, तो वो चला जाता है। ठीक है ना, कोशिश वो आज फैजल है, फैजल भी एक कहीं दिल के कोने में ये रहता है कि नहीं हम छतरपुर में रहें, इनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, ये भी खुद कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कहीं देश को थोड़ा सा अगर झुक जाए कि फैजल को इतना दे दे कि हाँ ठीक है हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, वहां पर 50 रुपए मिल रहा था, यहाँ 25, आधे पर भी ठीक है, तो वो होना जरूरी है। ये चीज कुछ फैजल को 25 रुपए से कंप्रोमाइज करना जरूरी है, लेकिन फैजल को 50 की जगह 10 रुपए यहाँ मिलेंगे तो फिर फैजल निश्चित रूप से दुबई चले जाए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक का मकसद ये है कि 5-5 मिनट इन विद्वानों को हम दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बहस का अगर कोई मतलब नहीं निकला तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की बहस कर डाली और युवाओं को कुछ संदेश नहीं देके गए। 5 मिनट का समय इन युवाओं को इसलिए दे रहे हैं कि ये हमारे देश की सरकारों को और यहाँ के नेताओं को ये बताएं कि वो युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, विधायक चुने जाने हैं, सरकार बदलनी है, क्या युवाओं के लिए बेहतर किया जा सकता है, ये संदेश एक छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। सागर संभाग के 5 जिलों में से एक छतरपुर अन्य जिलों के मुकाबले तेजी से तरक्की करने वाला जिला है। जिले की आबादी लगभग 16 लाख हो चुकी है। 1000 से ज्यादा गांव और 50 से ज्यादा कस्बों शहरों में बटा यह जिला बुंदेलखंड के उन गिने चुने जिलों में से एक है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर तरक्की हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और आसपास के जिलों की निर्भरता को देखते हुए यहाँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। बावजूद इसके 1 वर्ष पहले तक यह जिला एक महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छतरपुर के प्रमुख जिला अस्पताल एवं अन्य शासकीय अशासकीय अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 5000 मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। इनमें से अनेक मरीज हादसे एवं अन्य ऐसी समस्याओं के शिकार होते हैं जिनमें मरीज की सीटी स्कैन आवश्यक होती है। छतरपुर में सीटी स्कैन मशीन के न होने से सैकड़ों मरीजों को प्रतिदिन झांसी अथवा ग्वालियर भागना पड़ता था। इस भाग दौड़ में जहां मरीज की जान खतरे में होती है, वहीं मरीज के परिवारजनों को अनावश्यक खर्च उठाना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक यदि किसी मरीज को सीटी स्कैन के लिए छतरपुर से झांसी ले जाना पड़ता है तो इसमें मरीज के 4 से 5 परिजन व्यस्त हो जाते हैं। लगभग 2000 रुपए का वाहन खर्च होता है, साथ ही लगभग 3 से 5000 रुपए का शुल्क सीटी स्कैन के लिए चुकाना पड़ता है। मरीजों को इसी समस्या से मुक्त कराने के लिए छतरपुर के अपने सीनियर व साथी डॉक्टरों के मार्गदर्शन पर डॉक्टर यशपाल सिंह बुंदेला एवं डॉक्टर सुदर्शन रावत ने पेप्टेक ग्रुप के सहयोग से वर्ष 2013 में बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर की नींव डाली। छतरपुर शहर के हृदय स्थल छत्रसाल चौक पर जिला चिकित्सालय एवं अन्य बड़े निजी नर्सिंग होम से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित इस सेंटर में मौजूद आधुनिक होल बॉडी सीटी स्कैन मशीन जिले के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक्सीडेंट सहित आकस्मिक मामलों में मरीजों की सीटी स्कैन सिर्फ मिनटों में संभव हो जाती है। यहाँ आने वाले मरीजों को न्यूनतम शुल्क पर आधुनिक सुविधा का लाभ मिल जाता है।
यह मशीन मरीज की स्कैनिंग का संपूर्ण डाटा कंसोल में एकत्रित करती है, जहां से OFC इंटरनेट कनेक्शन के जरिए यह डाटा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदर्शन रावत तक भेजा जाता है। मरीज की स्कैनिंग एवं परिस्थितियों के मुताबिक डॉक्टर सुदर्शन रावत इस रिपोर्ट को 30 मिनट से 2 घंटे के बीच तैयार कर देते हैं। इस तरह यह रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में मरीज के परिजनों को मिल जाती है। पूरी तरह से हाईटेक एवं ऑनलाइन सुविधा होने के कारण कई इमरजेंसी मामलों में मरीज के डॉक्टर एवं परिजनों से कंसल्ट भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने छतरपुर की स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में क्रांति ला दी है। अब मरीजों को अपनी जान पर खेलकर न तो झांसी ग्वालियर भागना पड़ता है और न ही उन्हें अनावश्यक खर्च झेलना पड़ता है। साथ ही उन्हें देश के विख्यात डॉक्टरों की सेवाएं भी छतरपुर में ही उपलब्ध होने लगी हैं। सिटी हॉल में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि देश में वर्तमान हालातों में युवा कहां खड़ा है, वो क्या सोचता है, आशाओं और निराशाओं के बीच सिस्टम उसे कितनी मदद कर रहा है और सिस्टम उसके लिए कितना बर्बाद है। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपसे कहा था कि इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि युवा के लिए क्या होना चाहिए और युवा को क्या करना चाहिए। 5 मिनट का समय मैंने आप सबको दिया था और एक फाइनल कमेंट एक सभी से ले लेते हैं। फैजल जी, आप चूंकि दोनों हालातों को देख चुके हैं, भारत में भी रहे हैं, छतरपुर में भी रहे हैं, छतरपुर जैसे शहरों में रहे और फिर विदेश में 10-12 साल का आपका अनुभव हो चुका है। क्या होना चाहिए युवाओं के लिए और क्या करें युवा? देखिए, मैं इस बात को एक उम्मीद की नजर से देखता हूँ। जैसे कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो युवाओं के लिए सबसे पहली बात है कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे समाज हो, चाहे वो परिवार हो, क्योंकि जो युवा की सोच है और एक डायरेक्शन है वो परिवार से डेवलप होता है। तो युवाओं को, आज के युवा को एक जिम्मेदारी देने की जरूरत है। हम उसको जिम्मेदारी देंगे तो वो डिलीवर करेगा। एक उस पर विश्वास दिखाने की जरूरत है और उसको सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है, जिससे वो सही राह पर चलकर डिलीवर कर सके। मुझे एक कहावत याद आती है, उर्दू का एक बहुत फेमस शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब हम उन पर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो युवा हमारा डिलीवर करेगा। दूसरी बात, मैं युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहता हूं कि युवाओं को पेशेंस की बहुत जरूरत है आज के दौर में, जिसकी कि पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है। बहुत जल्दी हताश हो जाता है युवा। हम रिसेंट जो आंदोलन की बात हो रही थी, उस आंदोलन में भी यही सच सामने आया कि हमने धैर्य खो दिया। युवा में डटे रहने की क्षमता की बहुत बड़ी कमी है और जब तक हम किसी भी चीज को लेकर डटेंगे नहीं, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, चाहे उसमें महीनों लग जाए, सालों लग जाए, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। अंग्रेजों को भी हमने 1-2 दिन में नहीं हटाया, भगाया यहाँ से, उसमें भी सालों लगे और एक प्लानिंग की जरूरत थी। उसमें भी लोगों ने 2-3 रास्ते थे, किसी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, किसी ने हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन अल्टीमेटली हमको सक्सेस मिली उसमें। तो युवा पे विश्वास जताने की जरूरत है, युवा को वक्त देने की जरूरत है और युवा के लिए मैं कहूंगा कि उनको पेशेंस रखने की जरूरत है। वो पेशेंस रखेंगे तो वो और फ्लरिश करेंगे और समाज में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समीर जी, 2 चीजें निकल के आई, समाज युवाओं पे थोड़ा सा रिस्क ले और युवा जो है वो धैर्य रख के आगे बढ़े। इन दोनों चीजों को छोड़ के नए पॉइंट्स आपसे लेना चाहेंगे। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, क्या हम सिर्फ सरकारों के भरोसे बैठे रहें? हमसे तात्पर्य युवाओं से है और उन नेताओं को भी बताइए कि क्या सिर्फ वो मंत्रालय से बनी योजनाओं का ही पालन कराएं या अपने स्तर पर भी युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, समाज हुआ या कुछ हुआ, जैसे फैजल ने कहा, उस चीज से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारी पारिवारिक उत्तरदायित्व भी युवाओं को आगे बढ़ाने का बनता है। स्वतंत्रता के बाद और अभी पिछले कुछ 10 वर्षों से पहले कहावत बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। युवा के साथ सबसे बड़ी जो मजबूरी है, जैसा शिवेंद्र ने कहा था, कि उसको
बर्गर नहीं मिला। मैं थोड़ा सा उसकी चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे में भी है, वो जो आंदोलन कर रहा है युवा, क्या उसको परिवार का सपोर्ट है? वो सपोर्ट उसको नहीं मिलता, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो वहां जाकर के बेकार की बातें कर रहा है। 2 पैसे कमाने का जतन तो उसने किया नहीं, ठीक है? तो वो रोज के रोज वो 4 दिन तक तो वहां रह सकता है, लेकिन 5वें दिन घर का ही मुखिया उसको कहने लगेगा कि कोई प्रोडक्टिव काम करो, इससे कुछ नहीं मिलना। तो उसको एक बहुत बड़े मोरल और उसके साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उसे बर्गर के लिए कहीं यहां वहां दूसरे कार्य ना करना पड़े। वो जिस मूवमेंट में लगा हुआ है उसमें लगा रहे। और ये मानसिकता हमें जरूर लाना पड़ेगी कि भगत सिंह पैदा हो और सिर्फ हमारे घर में पैदा हो, क्योंकि देश को बदलने के लिए अगर भगत सिंह की जरूरत है तो वो भगत सिंह हमारे घर में होना चाहिए। तो ये तो वो है। जहां तक भागीदारी है, आपके ने कहा कि चुनाव की भागीदारी, पिछली डिबेट में मैंने बात करी थी। आज का ढांचा इस तरीके से बन गया है, पूरा का पूरा चुनावी ढांचा, कि हम पार्टी के हिसाब से ही वोट देते हैं, कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार हो गया सर। मैं ये जानना, आप जो जानना चाहते हैं वो मैं बताना की कोशिश कर रहा हूं। अगर युवा को वोट कोई भी पार्टी दायित्व नहीं सौंपती है, तो वो सारे युवाओं का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए काम करें, कि अपना एक अलग समूह बनाए और अब उस चुनाव प्रक्रिया से गुजरे, और वो युवा जो किसी दूसरे व्यक्ति को जिताने में मदद कर रहा था, वो अपने बीच से नेता चुने, और जब उनके बीच से सारे युवा नेता होंगे तो सत्ता की बागडोर उनके ही हाथ में होगी, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगी। एक सवाल और मेरा ये जुड़ा था कि नेता युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर? नेताओं को फैजल ने बहुत अपना डायनेस्टी सिस्टम वहां का बताया, बिल्कुल सही उन्होंने बोला है कि युवाओं को हम बागडोर देना शुरू करें, मॉनिटरिंग हम रख सकते हैं। हमारे पास एक बुजुर्ग के पास, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो उसको बागडोर सौंपे। हाँ, ये कह दे कि भाई कोई भी काम फाइनल करने के पहले एक बार आप मुझे दिखा जरूर देना। जब वो दिखा देगा तो वो घर में जब बिटिया को खाना बनाना सिखाया जाता है तो माँ फाइनल उसको टेस्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट परोसने के लिए भेज देती है। तो वो जो फाइनल टेस्टिंग की नमक कम है कि ज्यादा है, वो स्वाद अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, एक बुजुर्ग कर सकता है, ठीक है ना? उसकी मॉनिटरिंग रहे और धीरे धीरे ये हस्तांतरण, लेकिन ये जल्दी होना चाहिए, कम समय में होना चाहिए। आप एक युवा आपको मिलता है, उसको आप राज्य मंत्री बनाए, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस दे और केंद्रीय मंत्री बनाए उसको, ठीक है? लेकिन ये ना हो कि उसको पहले, अभी तो ये होता है कि आप ये देख लीजिए कि एक विधायक या एक सांसद पहले टेन्योर में तो मंत्री बनता ही नहीं है, उसको 2 बार विधायक या 2 बार सांसद होना जरूरी, तब उसको मिलेगा। तो 10 साल तो वो वैसे ही पिछड़ गए अपनी इससे। एक अगर 35 साल का युवा मंत्री विधायक से शुरू करता है तो 45 साल में तो वो फिर धीरे धीरे वो बुजुर्ग की श्रेणी में आना शुरू ही हो जाता है। तो जब वो पहली बार निर्वाचित होके आता है तो उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस काम दिए जाए कि जिसमें उसको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाए, कैसे ऑफिस को संभालते हैं, कैसे मंत्रालय को संभालते हैं, कैसे ऑफिसर से बात करते हैं, कैसे नोट शीट चलती है, ये अनुभव का हिस्सा है। लेकिन ये अनुभव दिया जा सकता है। आईएएस जब बनते हैं तो उनको ऐसे ही होता है, वो प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। तो एक प्रोबेशन पीरियड टाइप उनका होना चाहिए कि जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी लेकिन प्रोबेशन में वो सारी चीजें, एक आईएएस बनता है तो एक तहसीलदार के अंडर में बैठ के और वो पूरा देखता रहता है कि काम कैसे चल रहा है। लेकिन अपने यहाँ विधायक को किसी मंत्री के अंडर में बैठते हुए काम देखने को नहीं कहा जाता। तो ये सारे सिस्टम को बनाना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। शिवेंद्र, एक फाइनल कमेंट कि क्या हम युवाओं से उम्मीद कर सकते हैं, क्या उन्हें देना चाहिए और युवा खुद क्या करें, वही सवाल है। देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, ये सारी चीजें हैं। और मुख्य बात ये है जो अभी सामने निकल कर आई कि अगर सामने वाला या सरकार वो कह ले और हमारी जो उम्मीदें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कैसे भी पूरी हों, भले ही 10 पैसे कम की जो बात आई थी। मेरा ये कहना है कि एक तो एक जिम्मेदार परिवेश की जरूरत है और दूसरा एक बेहतर मॉडल की जरूरत है। देखिए, आप बच्चा छोटा होता है और वो बड़े होते होते हमारे परिवार से, हमारे परिवेश से सीखता है। अगर बाप शराब पीकर आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो भी गाली गलौज सीखेगा, नेचुरली सीखेगा। और अगर बहुत अच्छे माहौल में है तो वो उस तरीके से रिस्पेक्ट करना सीखेगा।
सामने जब कोई ऐसा मॉडल नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा, और सामने कौन देख रहा है? हमारे राजनेता। वो कभी अपने लिए तो कभी टैक्स की बात नहीं करते कि मैंने इतना टैक्स भरा, वो पूरी जेब भर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। उस कंडीशन में जब ये चीजें आती है तो कहीं ना कहीं एक निराशा बहुत हावी होने लगती है कि यार मैं क्यों टैक्स भरूं, मैं ऐसा देश के लिए क्यों करूं, जबकि हमने इनको देश चलाने के लिए चुना है और वो देश चला नहीं रहे। वो सारा पैसा बाहर कंट्री में, स्विट्जरलैंड में और स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमसे उम्मीद की जाती है कि आप बढ़िया करें, वही पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली चीज है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई एक मॉडल एक सामने एक ऐसा रखें, एक पेश करें, एक पूरा एक ऐसा सीक्वेंस चलना चाहिए, तब जाके सुधार होगा। अन्यथा सुधार की कोई गुंजाइश इस जो ढंग से जो ये चला जा रहा है, इसमें सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीदें भले ही पाल लें, उम्मीदें पालना एक जरूरी भी है कि हम एक उम्मीद लगाए रखते हैं हमेशा। इतने सालों से हम पाकिस्तान से भी उम्मीदें लगाए हैं कि वो सुधर जाएगा, लेकिन क्या हुआ वो सब जानते हैं, और आगे क्या होगा वो भी सब जान रहे हैं। तो उम्मीदें ठीक है, अच्छी बात है, उम्मीदें करना चाहिए, लेकिन इस उम्मीद के परे भी कुछ ना कुछ काम अगर हो, ठोस काम हो, वो ज्यादा जरूरी है। उम्मीदें आप पाल सकते हैं, लेकिन आपको खुद उठकर कुछ करना पड़ेगा। हमेशा सरकारों से उम्मीद मत रखिए, घर से निकलिए, खुद अपने पैरों पर खड़े होइए, कुछ करिए, क्योंकि आप जब खुद का भला करेंगे, समाज का, देश का भला हो ही जाएगा। राहत इंदौरी ने कहीं लिखा है, चूंकि फैजल भाई ने एक शेर सुनाया, तो राहत इंदौरी का एक शेर मुझे भी याद आया है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार, आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।